स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और ये वक्त है दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असल खबर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महा बुलेटिन, न्यूज डिकोड, खबर A to Z। तो अब खबर यूपी से, जहां एक 5 साल की बच्ची ने बढ़ती महंगाई को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उस खत में क्या लिखा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। महंगाई अब एक ऐसा विषय बन चुका है जो बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसी क्रम में महंगाई से परेशान यूपी के कन्नौज में रहने वाली 5 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। खत में प्रधानमंत्री से महंगाई को लेकर कंप्लेन की है उसने। बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है। बच्ची ने खत में बड़ी मासूमियत से लिखा है कि मोदी जी, आपने बहुत अधिक महंगाई कर दी है। यहाँ तक कि मेरी पेंसिल और रबर भी महंगी कर दी है और मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूं? दरअसल 5 साल की कृति दुबे हमेशा घर का खाना खाने से मना कर मैगी खाने के लिए कहती है। ऐसे में उसकी माँ ने मैगी देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि सरकार ने सब महंगा कर दिया है, इसलिए सिर्फ खाना खाया करो। बस इसी बात पर बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। मासूम बच्ची ने गुस्से में आकर टूटी फूटी भाषा में चिट्ठी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बच्ची के खत को उसके पिता ने प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पत्र मेरी बेटी की मन की बात है। हालांकि अभी तक खत का कोई जवाब नहीं आया है। तो देखा आपने कैसे महंगाई की मार से एक 5 साल की बच्ची के जीवन को भी प्रभावित कर दिया है। बात महंगाई की हो रही है तो सुरसा के मुंह के जैसी बढ़ती महंगाई की वजहों को डिकोड करने की बारी है। कोरोना संकट महंगाई का सबसे बड़ा कारण बना है। इसकी वजह से दुनिया में चीजें की सप्लाई नेटवर्क तहस नहस कर दिया है। कोरोना की वजह से सेमीकंडक्टर चिप को लेकर जो संकट पैदा हुआ था, उसका हल आज तक नहीं निकल पाया। इसकी वजह से गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चीजें महंगी हुई हैं। कोरोना के बाद रूस यूक्रेन युद्ध महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है। युद्ध के कारण कच्चे तेल के दामों में बेतहाशा तेजी देखने को मिली। युद्ध की वजह से ब्लैक सी यानी काले सागर के रास्ते व्यापार नहीं हो पा रहा है, जो अनाज निर्यात के लिहाज से बहुत अहम है। यूक्रेन और रूस से गेहूं, मक्का और सूरजमुखी का पूरी दुनिया में निर्यात होता है, जो अब बाधित हो रहा है। इस बात को आप भी भली बात जानते हैं। इस वजह से इन चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर दाल चावल से लेकर चीनी तेल सभी के दाम अब आसमान छू रहे हैं। सरकार महंगाई पर कैसे काबू पाती है, ये देखना होगा। तो अब खबर धर्म से जुड़ी हुई है। महंगाई के बाद धर्म से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुस्लिम महिला के हिंदू भजन गाने पर विवाद हो गया। ये विवाद क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या वजह है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हर हर शंभू। अपने गांव से इंडियन आइडल के मंच तक फरमानी नाज अपनी पहचान बना चुकी हैं। शिवा महादेवा कर्पूरा गौरम करुणा। हर बार वो प्रशंसकों के सामने नए अंदाज में प्रस्तुति देती हैं। 24 जुलाई को कांवड़ यात्रा के दौरान फरमानी ने कलाकार परविंदर सिंह के साथ मिलकर हर हर शंभू गाना गाया और अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। प्रशंसकों ने यह भी कहा कि एक मुस्लिम होने के बावजूद बेहद सुंदर तरीके से भजन प्रस्तुत किया गया। फरमानी नाज द्वारा हिंदू भजन गाने पर एक और प्रशंसा हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ उल्मा और मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। फतवा ऑनलाइन के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा कि मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों की तरह अपने धर्म की शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए और गैर इस्लामी कामों से बचना चाहिए। वहीं देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने कहा
कि मुसलमान होते हुए अगर कोई गाना गाता है तो ये माफी के लायक नहीं है। महिला को इससे तौबा करना चाहिए। शिव महादेवा शंभु शंभु शंभु। तो एक गायक को भजन गाने पर नसीहत मिल रही है, चेतावनी भी मिल रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गायक ने दूसरे धर्म के ईश्वर का भजन गा दिया। आखिर क्या है ये मानसिकता? डिकोड करते हैं। बात यह है कि गायक को फरमान सुनाने वाले सहिष्णु नहीं है, वो कट्टरता के बहुत बड़े पैरोकार हैं। जबकि एक गायक हो या कोई दूसरा कलाकार, वो पूरे देश समाज का होता है। कला को किसी भी तरह के पिंजरे में कैद करना न्याय संगत बात नहीं हो सकती। हमारे देश, हमारे समाज का मूल स्वभाव उदार है, यानी लिबरल है, लेकिन ऐसे विवादों से लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में कट्टरवाद अपनी पैठ बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और अंतिम में आपको यह बता दूं कि प्रसिद्ध सीरियल महाभारत के संवाद डॉक्टर मासूम राही रजा ने लिखे, आपको अच्छे भी लगे वो। इसी तरह प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी ने भी कई भजन गाए। प्रसिद्ध कवि रसखान तो कृष्ण की भक्ति के लिए ही जाने जाते थे। और इसी तरह ही प्रसिद्ध सीरियल जय हनुमान के निर्माता निर्देशक संजय खान थे। हम उम्मीद करते हैं कि समाज में सहिष्णुता और सद्भाव पहले की तरह बना रहे। और अब बारी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कई राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। पांडे ने यह भी आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पांडे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में विधायकों को आतंकित करने के लिए पिछले कई माह से इनकम टैक्स और ईडी की टीमों को वहां पर काम पर लगा दिया गया है। यह आरोप अविनाश पांडे का है, ध्यान दीजिएगा। वैसे इसके पहले भूपेश बघेल भी कुछ इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। भूपेश बघेल ने ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कहा था कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं के घरों, दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। तो एक बड़ी राष्ट्रीय खबर का भी रुख कर लेते हैं। आज शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी कोर्ट में पेशी हुई। उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठने का मौका विपक्ष के पास आ गया। शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में राउत की पेशी भी हुई। संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई पर बहस शुरू हो गई है। इसके पहले कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुकी है। इसी कड़ी में आज सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। भूपेश बघेल यही नहीं रुके। एक बार फिर से उन्होंने गुजरात मॉडल की जमकर निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की। एक प्रकार से आम जनता की समृद्धि की तरफ ले जाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल है, दूसरी तरफ गुजरात मॉडल है जिसमें जेब से पैसा निकालना। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई भले ही कानून के मुताबिक हो रही हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार पर अपनी मुहर लगा दी हो, इसके बाद भी ईडी की कार्रवाई को विपक्ष बदले की कार्रवाई बताने से नहीं चूक रहा है और ईडी पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। तो कहने का मतलब यह है कि शिवसेना नेता पर शिकंजा कस चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर संजय राउत ईडी की रडार पर कैसे आए। चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। आरोप यह है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में रह रहे लोगों से धोखा किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भूखंड पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें से बने कितने? 672 फ्लैट पहले से यहां रहने वाले को देने थे, शेष महाडा और कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए जाने थे। लेकिन साल 2011 में इस विशाल भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया था। और यह जान लीजिए कि मामला उजागर कैसे हुआ। 2020 में
महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाले की जांच हो रही थी, तभी प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आता है। तब पता चला कि बिल्डर की पत्नी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया गया था। अब ये कर्ज क्यों दिया गया, ये तो जांच का विषय है। आरोप है कि संजय राउत ने इसी पैसों से दादर में एक फ्लैट खरीदा था। तो मध्य प्रदेश की बारी है। अब मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1.5 करोड़ 51 लाख घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा है। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा की, लेकिन तिरंगा अभियान कांग्रेस को हजम ही नहीं हो रहा है। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए अभियान को चुनावी स्टंट बता दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके याद दिलाया है कि कैसे आरएसएस ने 1949-50 के बीच संविधान और तिरंगे का अपमान किया था। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो उनका चुनावी स्टंट होता है। चाहे तिरंगा हर घर फहराने की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, इन्हें चुनावी एजेंडा ही दिखाई देता है। हर घर तिरंगा अभियान कांग्रेस नेताओं की आपत्ति पर दिग्विजय और कांग्रेस, बीजेपी और सरकार के निशाने पर है। मैं आज तक नहीं समझ पाया राम राष्ट्र और राष्ट्रध्वज से क्या तकलीफ है। मैं तो इनसे आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि राधोगढ़ के किले पर भी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं और पूरे राधोगढ़ के अंदर तिरंगा फहरवाना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह से अपील की है कि वो भी तिरंगे के सम्मान में अपने राघोगढ़ के किले पर तिरंगा फहराएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगा अभियान केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इस अभियान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या है इसके मायने, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी राष्ट्रवादी विचारधारा से पूरी दुनिया भली भांति परिचित है। तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री मोदी की उसी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रोडक्ट है। इस अभियान का सीधा मतलब है कि करोड़ों लोगों से सीधे संपर्क स्थापित करना, उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा से अवगत करवाना, करोड़ों लोगों तक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करना। इस अभियान का एक और उद्देश्य यह है कि करोड़ों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जा सके कि मोदी सरकार राष्ट्र को समर्पित सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा राष्ट्रवादी नेता कोई और नहीं है। और अब इस खबर के बाद छत्तीसगढ़ आपको लेकर चलेंगे। छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बैन अब जल्द खुलने वाला है। इसके लिए मंत्रालय में ट्रांसफर नीति की मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ चर्चा भी की है। गृह मंत्री साहू ने बताया कि प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। चूंकि जब तक उन्हें भेजा नहीं जाएगा तब तक मोहर कैसे लगेगी, इसलिए उनकी मोहर लगनी बाकी है। अभी जितने भी चर्चा माननीय मंत्रीगण और अधिकारियों के साथ हम लोग किए हैं, एक बार उसको टाइप करेंगे। टाइप कर करके फाइनल उसको फिर से एक बार पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद फिर उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर भेजेंगे। उनके द्वारा अप्रूव होने के बाद फिर उसको डिक्लेयर किया जाएगा। अगली खबर जबलपुर से है, जहां एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। आगजनी में 8 लोगों की दुखद मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग बुरी तरह से झुलस गए। आग लगने की वजहों का पता अब तक नहीं चल पाया है। चीख पुकार, आग की लपटें और धुएं का गुबार। तस्वीरें जबलपुर के न्यू लाइफ मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जहां भीषण आग ने पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाइट गई है, जनरेटर चालू करा है तो 1 मिनट लाइट जल रही है, उसके बाद जनरेटर फूट गया है
फिर आगे लगभग शुरू हो गया। हादसे के बाद सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान किया, साथ ही जांच के आदेश भी दिए। वहीं विपक्ष सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, घायलों का उपचार होगा और पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े। पूरी जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश हमने दिए हैं। अस्पतालों में सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, चौतरफा इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। नगर निगम ने सभी अस्पतालों को फायर एनओसी के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर निगम ने सीएमएचओ को कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन सीएमएचओ ने महज नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी। तो सवाल ये है कि वो कौन से संसाधन हैं जिन्हें इमारत में लगाने पर आग लगने पर बचा हो सकता है। नेशनल बिल्डिंग कोड के भाग 4 में इन बिंदुओं का जिक्र है और इन्हीं बिंदुओं को डिकोड करने का वक्त है। पहला, अग्निशमन यंत्र। ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्हें सभी तरह की इमारतों में लगाना जरूरी है। दूसरा, फर्स्ट एंड होज रील। ये पाइप होता है जिसे आपात स्थिति में फायर से जोड़ा जाता है। तीसरा, वेट राइजर। ये पानी को इमारत में विभिन्न मंजिलों पर पहुंचाने का सिस्टम होता है। चौथा, डाउन कॉमर। ये किसी भी बिल्डिंग में छत की टंकी से जुड़ी पाइपलाइन होती है। पांचवा, यार्ड हाइड्रेंट। ये किसी भी जल स्रोत से आसानी से पानी लेने का सिस्टम होता है। छठवां, ऑटोमेटिक। ये आग लगने पर अपने आप पानी का छिड़काव शुरू कर देता है। और सातवां, फायर अलार्म। आग लगने पर पूरी इमारत में एक साथ लोगों को पता चल जाता है। और आठवां होता है स्मोक डिटेक्टर एंड अलार्म। धुआं होते ही अलार्म बजने लगता है ताकि लोग सतर्क हो सकें। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। पुजारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने के ऐलान के बाद अब एमपी सरकार पुजारियों को अनुष्ठान कर्मकांड की ट्रेनिंग देने की तैयारी में जुट गई है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश सरकार अब भारतीय संस्कृति को और बेहतर बनाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों में पुजारियों को प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। संस्कृति और पर्यटक मंत्री उषा ठाकुर जल्द ही इंदौर संभाग से पूजा विधि, अनुष्ठान और कर्मकांड सिखाने की शुरुआत करेंगी। दरअसल सरकार की देखरेख में चलने वाले विभिन्न देवस्थानों और मंदिरों के पुजारियों को विशेष पर्व और त्योहारों पर की जाने वाली पूजा विधि, अनुष्ठान और कर्मकांड सिखाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। शिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे विशेष पर्व पर पूजा के साथ छोटे अनुष्ठानों पर पूजा पाठ की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही पुजारियों को पंचांग देखना भी बताया जाएगा। मंदिर जन जागरण के केंद्र बने, वो संस्कार केंद्र बने, वो बस्ती गली मोहल्ले के प्रशिक्षण के केंद्र बने। इन सब बातों को लेकर पुजारियों का प्रशिक्षण हम प्रारंभ करने जा रहे हैं संभागवार। आपको ये बता दें कि सरकार ने पुजारियों को 5,000 प्रतिमाह मानदेय देना शुरू किया है और अब प्रशिक्षण के जरिए पुजारियों का विकास किया जाएगा। जैसा कि आपको बता चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले पुजारियों को मानदेय देने का फैसला किया था। अब पूजा पाठ का प्रशिक्षण देगी, यानी ट्रेनिंग देगी। आखिर एमपी सरकार का लक्ष्य क्या है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। सरकार खुद को संस्कृति की रक्षक, खासकर सनातन धर्म की पैरोकार साबित करना चाहती है। इन फैसलों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार हिंदू या सनातनी धर्म के मानने वालों को रिझाना भी चाहती है। दूसरी बात, जब पुजारी प्रशिक्षण लेंगे, वो लोगों के घरों में जाकर कर्मकांड करवाएंगे, तब अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रचार ही होगा। इसके अलावा सवर्ण वोट बैंक भी इस फैसले से बीजेपी के पाले में रह सकता है और जो नहीं है उसके भी पाले में आने की संभावना बनती है। अंतिम बात जो है वो ये है कि धर्म आधारित राजनीति का ये सबसे अच्छा मॉडल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान करके एमपी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। अब सरकारी कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा, जबकि पेंशनर्स को भी
इसी के अनुरूप डीए देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार ने 3% बढ़ा दिया है। सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि अब कर्मचारियों को 31 के स्थान पर 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये वृद्धि अगस्त से प्रभावी होगा और इसका भुगतान सितंबर में होगा। पेंशनर की महंगाई राहत में इसके अनुरूप वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति ली जाएगी। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। इससे शासन पर इसी वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। आपको बता दें कि इसके पहले एक साथ 11% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। तो आपको हमारा खास प्रोग्राम न्यूज डिकोड कैसे लगा, इसे आप बता सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हमें लिख सकते हैं। फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8:55 पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।